गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। यह बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी क्लास है जिसमें हम मेंडल के आनुवांशिकी के बारे में पढ़ रहे थे। तो आनुवांशिकी इस चैप्टर में जो मेंडल ने बताए, जो नियम दिए, उनके अपवाद, कुछ अपवाद थे जिसमें हमने लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री जीन इफेक्ट पढ़ा था। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन इफेक्ट में हमने देखा कि यदि एक लक्षण को प्रकट करने के लिए कोई दो जीन बराबर रूप से प्रभावी होते हैं तो वो लक्षण प्रकट हो पाता है। यदि उन दोनों जीनों में से कोई अकेला जीन यदि इफेक्ट डालता है तो वो फिर काम नहीं कर पाता है। तो यह पूरक जीन इफेक्ट कहलाता है, जिसमें कि हमने मीठी मटर के पुष्पों का रंग, ये एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने देखा कि जो कैपिटल सी है वो सफ़ेद रंग देते हैं, कैपिटल पी हैं वो सफ़ेद रंग देते हैं। मतलब यहाँ पर दोनों में से एक ही प्रभावी है, यहाँ पर भी दोनों में से एक प्रभावी है। लेकिन जब हाइब्रिड आता है तो दोनों प्रभावी हो गए और ये रंग देते हैं, जिसका हमने देखा था कि यहाँ पर ये एक पाथवे है वो जनरेट होता है जो कि इस तरह से एक पी जीन होता है वो एक्टिव करता है सी एंजाइम को, और सी एंजाइम एक्टिवेट होकर क्रोमोजन बनाता है और एक क्रोमोजन से एंथोसायनिन बनता है। एंथोसायनिन पुष्प में रंग प्रोड्यूस करने के काम आता है। तो इस तरह से दोनों जीन सी एंड पी जहाँ पर दोनों साथ में होते हैं वहाँ पर रंग बनता है। उसका हमने क्रॉसिंग करवा के चेकर बोर्ड विधि से बनाया। तो इसका रेशियो हमें 9:7 प्राप्त हुआ, जहाँ पर 9 वो हैं जिनमें कि सी और पी दोनों जीन कैपिटल फॉर्म में या प्रभावी फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जहाँ पर ये दोनों जीन प्रेजेंट है वहाँ पर ये एंथोसायनिन बनता है और उसका रंग प्रोड्यूस होता है। अतः ये 9 तो कलरफुल हो गए एवं जो 7 है वो सफ़ेद रंग है, वहाँ पर कलर नहीं बन पाता है। इसके दूसरे एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे जिसमें दूसरे एग्जाम्पल में हमने ये कहा था कि कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस एक ये प्लांट है जिसमें फलों का आकार एक हमारा लक्षण प्रारूप है, जिसमें हम कह रहे हैं कि दो जीन प्रभावी होते हैं, दो जीन उपस्थित होते हैं। इसके लिए त्रिभुजाकार फलों की उपस्थिति के लिए ए और बी दोनों जीनों का सदस्य में प्रभाव उपस्थित होना जरूरी है। ए एंड बी बराबर त्रिभुजाकार जिसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर। और यदि दोनों अप्रभावी सदस्य जिम्मेदार होते हैं, यदि ये यहाँ पर ए और प्लस बी इस फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये लड्डूनुमा फलों का आकार प्रकट होता है और लड्डूनुमा को टॉप शेप कहते हैं, टॉप शेप। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन का इफेक्ट। यहाँ पर भी ये दो जीन प्रेजेंट हैं। इस प्लांट है कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस, इस प्लांट के जो फलों का आकार है वो देख रहे हैं हम। और इस फलों के आकार में हम क्या कहते हैं कि ये जो फलों का आकार है वो दो तरह का होता है, एक त्रिभुजाकार होता है, एक लड्डूनुमा शेप होता है, मतलब गोल टाइप का, और एक त्रिभुजाकार। तो त्रिभुजाकार फल का आकार जब आता है जब दोनों जीन प्रभावी फॉर्म में हो, दोनों में से कोई सा भी प्रभावी हो तब भी ये त्रिभुजाकार रहता है। लेकिन यदि दोनों जीन अप्रभावी फॉर्म में हो, रिसेसिव फॉर्म में हो, ए और प्लस बी ये दोनों ही स्मॉल हो, मतलब रिसेसिव फॉर्म में हो, अप्रभावी फॉर्म में हो, तो लड्डूनुमा आकार प्रकट होता है। तो ऐसा इस कैप्सुला में देखा गया है। तो
इसको यदि हम आगे देखते हैं तो करते हैं कि यहाँ पर जो ए और बी एंड डी, ये जो है ये त्रिभुजाकार फल देता है, त्रिभुजाकार फल। और यहाँ पर ये ए स्मॉल बी ये है लड्डू नुमा आकार देता है। ठीक है, अब यहाँ पर इनके हम यदि क्रॉसिंग करवाते हैं तो यहाँ पर ए और बी आते हैं और यहाँ पर स्मॉल ए एंड बी युग्मक बनते हैं। ये दोनों आगे मिक्स होते हैं तो ये ए और बी एंड बी ये बन जाते हैं। ये दोनों प्रेजेंट हैं इसलिए इसका आकार भी त्रिभुजाकार हो गया, त्रिभुजाकार फल वाले प्लांट बने। अब यदि हम इससे हम सेल्फिंग करते हैं, स्वपरागण सेल्फिंग, तो हमें इसे गैमेट फॉर्मेशन करने पड़ेंगे। और गैमेट में फिर से हमारे पास में ए बी और ए बी एंड बी, ये चार हमारे को गैमेट प्राप्त हुए, जिसे हम वापस से चेकर बोर्ड में प्रदर्शित कर सकते हैं। चेकर बोर्ड में प्रदर्शित करने के लिए हमें वापस से ये चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा। तो चेकर बोर्ड बनाए तो हम इसमें ये चेकर बोर्ड जिसमें हम ये एक युग्म प्लांट युग्म ए बी और ये स्मॉल बी, यहाँ पर ये कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, इस तरह से हम दोनों प्लांट्स के ये युग्मक लिख लेते हैं यहाँ पर। और उसके बाद हम इसके आपस में क्रॉसिंग करवाते हैं तो यहाँ पर ए बी और बी दोनों कैपिटल है, इसका मतलब ये जो है कैसा बनेगा फल, त्रिभुजाकार। ठीक है, ट्रायंगुलर बना, त्रिभुजाकार फल बन गया। इसके बाद में हम इसमें देखते हैं कि ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो ये भी त्रिभुजाकार बना। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि ए स्मॉल ए कैपिटल बी, तो ये भी त्रिभुजाकार। यहाँ पर ए स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये भी त्रिभुजाकार बना। इसके बाद हम देखते हैं ए कैपिटल और ये बी स्मॉल बी, ये भी त्रिभुजाकार। इसके बाद कैपिटल ए और ये स्मॉल बी दोनों, तो यहाँ पर ये लड्डू नुमा बन गया। ठीक है, क्या क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं है, लेकिन कोई भी एक जीन है तो ये शायद ये त्रिभुजाकार ही होगा। जब हम एक जीन दोनों युग्म विकल्पों में से कोई सा एक है तो ये त्रिभुजाकार ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद में ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी त्रिभुजाकार। तो ए स्मॉल ए बी स्मॉल ये भी त्रिभुजाकार। यहाँ पर ए स्मॉल बी कैपिटल बी, ये भी त्रिभुजाकार। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी ये भी त्रिभुजाकार। स्मॉल ए कैपिटल बी ये भी त्रिभुजाकार। फिर ये स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये भी त्रिभुजाकार। फिर यहाँ पर ये कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी त्रिभुजाकार। कैपिटल ए स्मॉल बी ये भी त्रिभुजाकार, क्योंकि यहाँ पर एक कैपिटल है। इसके बाद में स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये भी त्रिभुजाकार। स्मॉल बी और ये हो गया लड्डू आकार का, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार बराबर कितने हो गए 15 और लड्डू आकार बराबर हो गए यहाँ पर 1। तो यहाँ पर रेशियो हो गया, जो रेशियो नॉर्मल है
वो होना चाहिए था 9, 3, 3 और 1, जबकि एब नॉर्मल है वो बन रहा है 15:1। ठीक है, जो कि इस कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस जो प्लांट है, उस प्लांट के अंदर जो फूलों का आकार है वो दोनों जीनों के इफेक्ट होने से प्रभावित होता है, दोनों जीन इंटरेक्शन करने से प्रभावित होता है और दोनों जीन एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जीन नहीं है तो ये इसका काम कर रहा है, यहाँ पर ये है कि ये जीन नहीं है तो ये इसका काम कर रहा है, एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे का काम चला सकते हैं, दोनों होते हैं तो भी काम हो जाता है और दोनों में से एक होता है तभी वो काम हो जाता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसलिए इस पादप में यहाँ पर 15:1 का अनुपात हमें प्राप्त होता है, जो कि नॉर्मल 9331 से अलग है। तो यहाँ पर ये 9 से 15, ये जो मिलके ये 15 बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें कि चावल में पत्ती का रंग, चावल में पत्ती का रंग। चावल में पत्ती का रंग, इसमें क्या होता है कि सामान्यतः चावल में पत्तियों का रंग हरा होता है और इसके कुछ हिस्सों में बैंगनी रंग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चावल में क्या देखते हैं हम कि सामान्यतः पत्तियों का रंग हरा होता है और कुछ जगह इसमें कुछ हिस्सों में बैंगनी रंग भी पाया जाता है। बैंगनी रंग के लिए पी जीन प्रभावी रूप में जिम्मेदार होता है। यदि बैंगनी रंग आ रहा है, बैंगनी रंग, तो इसका मतलब है कि पी जीन उत्तरदायी है, कैपिटल पी। ठीक है, कहीं ना कहीं पी जीन का रोल होता है, लेकिन अप्रभावी सदस्य पी हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन यहाँ पर यदि स्मॉल पी है तो वो हरे रंग के लिए जिम्मेदार है। ये प्रभावी प्रभाव इसका प्रभावी पी होता है और यह अप्रभावी पी होता है, तो फिर ये हरा रंग होता है। ठीक है, यदि प्रभावी पी होता है तो यहाँ पर नीला रंग बनता है, बैंगनी रंग बनता है, और अप्रभावी होता है तो हरा रंग बनता है। ऐसा राइस की लीफ में देखा जाता है। तो यहाँ पर दूसरा जीन आई का अपना कोई प्रभाव नहीं होता है। आई है जीन आई, उसका आई का कोई प्रभाव नहीं होता है, आई का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन जब ये प्रभावी रूप में पी जीन के साथ उपस्थित होता है तो पी जीन का प्रबल प्रभाव दब जाता है, इन पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। लेकिन इसका आई का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन यह पी जीन के साथ पाया जाता है तो यह इसके प्रभाव को, बैंगनी प्रभाव को दबा देता है और इसको हरा बना देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पी कलर है, प्रभावी है, प्रभावी कलर प्रकट होने पर बैंगनी रंग आता है राइस की पत्तियों में। उसके बाद पी यदि स्मॉल रहता है तो ये अप्रभावी और हरा रंग बनता है। आई है जो कोई प्रभाव नहीं देता है, आई अकेला है तो कोई प्रभाव नहीं देता है, लेकिन यदि ये पी के साथ में तो हरा बना देता है। ठीक है, अब इसको हम देख लेते हैं एक बार चेकर मोड बना के कि यहाँ यदि मान लो हमें पी, पी और आई, हमने लिए हरे प्लांट, हरा प्लांट लिया जिसमें हमने लिया आई और पी, आई और स्मॉल पी। यहाँ पर हमने लिया बैंगनी में आई और कैपिटल पी।
ठीक है, पी बैंगनी को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर आई है जो अपना कोई प्रभाव नहीं दर्शाता है, लेकिन प्रभावी फॉर्म में ये हरा होता है। ठीक है, प्रभावी फॉर्म में हरा अपने आप को शो करता है। आई जहाँ होता है वो हरा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका आई और पी बन गया, और इसका आई एंड पी युग्मक निर्माण हो गए। तो यहाँ इनकी क्रॉसिंग करवाते हैं, तो आई, स्मॉल आई, कैपिटल पी और स्मॉल पी। ये कलर आई होने से, इसका बैंगनी कलर है, पर आई होने के कारण ये हो गया हरा, हरा रंग पत्तियों का। ठीक है, अब इसमें हमने गैमेट निर्माण किया, तो आई पी, कैपिटल आई, स्मॉल पी, और स्मॉल आई, कैपिटल पी, स्मॉल आई और स्मॉल पी। ठीक है, ये 4 हो गए। अब इनकी हम क्रॉसिंग करवाते हैं। क्रॉसिंग कराते जाके हम ये चेकर बोर्ड, चेकर ग्राफ का निर्माण करते हैं, जिसमें हमने कहा है P बराबर नीला, I बराबर, I का कोई इफेक्ट नहीं है, पर I बराबर हरा। ठीक है, अब हम करते हैं इसको कंप्लीट। तो यहाँ पर हमने चेकर बोर्ड से आई पी, कैपिटल आई, स्मॉल पी, स्मॉल आई, कैपिटल पी, स्मॉल आई और स्मॉल पी, ये यहाँ पे इसी की सेल्फिंग कराते हैं दोबारा। तो फिर ये वापस से यही प्राप्त होता है, आई, कैपिटल आई, स्मॉल पी और स्मॉल आई, कैपिटल पी, स्मॉल आई और स्मॉल पी। ठीक, इसके बाद हम क्रॉसिंग कराते हैं, तो आई पी पी क्या बनाए, आई और आई पी, इससे बनाइए यहाँ पर बन गया हरा, ये हो गया हरा। हरा क्योंकि आई है यहाँ पर प्रेजेंट है, वो हरा रंग देता है। इसके बाद में हमने क्या, ये आई, कैपिटल पी और स्मॉल पी, ये भी हरा आ गया। इसके बाद आई कैपिटल, स्मॉल आई, कैपिटल पी और कैपिटल पी, तो ये भी हरा हो गया। इसके बाद कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल पी, स्मॉल पी, तो ये भी हरा रंग हो गया। इसके बाद कैपिटल आई, कैपिटल पी, स्मॉल पी, तो ये भी हरा रंग हो गया। इसके बाद कैपिटल आई, स्मॉल पी, तो ये भी हरा रंग हुआ। इसके बाद कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल पी और स्मॉल पी, तो ये भी हरा रंग हुआ। इसके बाद कैपिटल आई, कैपिटल स्मॉल पी एंड स्मॉल पी, तब भी ये आई की वजह से हरा रंग हुआ। ठीक है, इसके बाद में कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल पी और कैपिटल पी, ये भी हरा हो गया। इसके बाद ये आ गया कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल पी और स्मॉल पी, तो ये भी हरा रंग हो गया। इसके बाद स्मॉल आई और कैपिटल पी, तो यहाँ पर ये कैपिटल पी हो गया, तो इसका मतलब ये कलर बदल गया, और ये कलर कौन सा आ गया, नीला कलर, ये आ गया नीला कलर।
दोनों स्मॉल आई और कैपिटल पी एंड स्मॉल पी। तो यहाँ पर भी ये नीला कलर आ गया। इसके बाद कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल पी और पी, ये आ गया हमारा हरा कलर। इसके बाद कैपिटल आई, स्मॉल आई और दोनों स्मॉल पी, तो इसका मतलब ये कलर आ गया हरा कलर। यहाँ पर हम देखते हैं तो स्मॉल आई, कैपिटल पी और स्मॉल पी, तो इसका मतलब ये कलर आ गया नीला कलर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि स्मॉल आई और स्मॉल पी, तो ये दोनों कलर कैसे हैं कि ये पी वाला कलर और पी तो है ही नहीं, तो इसलिए हरा कलर। आई है तो हरा कलर होता है, पी है तो नीला कलर होता है। ठीक है, पी जीन के साथ इसका प्रभाव है, प्रभावित होने से पी हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है पी, तो ये भी हरा रंग हो गया। तो ये भी हरा रंग हो गया, हरा हो गया। तो इसलिए अब ये इसका जो ग्राफ बना हरा बराबर कितना है, इसका रेशियो क्या होगा हरा, तो कितने हैं 3 निकाल दे 16 में से तो 13, और जो नीले हैं वो 3, इसलिए रेशियो हो गया 13:3। ठीक है, 13:3, जो कि नॉर्मल रेशियो से हमारा यहाँ पर 9:3:1 था, जिसका आ गया 13:1। तो ये कैसे आया, 9 और 3 12 और 1 13 है ना, ये और ये मिलके ये बना 13 और ये अलग हो गया। तो ये दो एग्जाम्पल हैं जो हमने कॉम्प्लीमेंट्री जीन इफेक्ट के देखा, तो जिसमें हम कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा ऐसे होश-पोश हो रहा है, लेकिन कैप्सुला में देखा हमने कि जो त्रिभुज के आकार का फल है और एक है लड्डू के आकार का फल, तो जहाँ पर दोनों जीन उपस्थित है या दोनों जीन में से कोई भी एक उपस्थित है तो वो अपना काम बना देता है, मतलब फल का आकार को त्रिभुजाकार बना देता है। ठीक है, तो त्रिभुजाकार आकार बनाने के लिए जब हमने इसमें ग्राफ बनाया तो यहाँ पर हमें 9:3:1 रेशियो की अपेक्षा हमें 15 तो त्रिभुज वाले मिले, जो ये 15 त्रिभुज वाले हैं, और जहाँ पर रिसेसिव फॉर्म दोनों की रिसेसिव फॉर्म 1 16 में से एक होता है, तो यहाँ पर ये लड्डू के आकार के फल वाले कैप्सुला प्लांट बने। अब दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पर कि चावल में पत्ती का रंग है, तो चावल में पत्ती का रंग नॉर्मली हरा होता है, लेकिन यहाँ पर यदि पी है जो प्रभावी रूप में प्रकट होता है तो नीला रंग बन जाता है। तो नीला रंग प्रभावी रूप में यहाँ पर आई के दोनों आई स्मॉल होते तब प्रभावी होता है, तो ये पी यहाँ पर 3 जगह पाया जाता है, तो यहाँ पर पत्तियों में नीला रंग आ जाता है, जबकि और जो ये वाला है वो भी हरा हो गया और इसके अलावा भी सारे हरे हो गए, तो जो 9 3 और 1 है वो मिलके 13 बना देते हैं, 13 और 1 का रेशियो बन जाता है, तो ये चावल में पत्ती का रंग को प्रकट करता है। तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन इफेक्ट है, जो कि एक जीन किसी दूसरे जीन पर इफेक्ट डालता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अपने एक दूसरे के साथ में मिलके और कोई इफेक्ट देते हैं। यदि ये इस तरह से इफेक्ट देते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री पूरक जीन कहलाते हैं, जिसमें एक जीन पर पाए जाने वाले एलील किसी दूसरे जीन पर पाए जाने वाले एलील के लक्षणों को या तो प्रकट करते हैं या छुपा देते हैं, तो ये पूरक जीन इफेक्ट कहलाता है। दोनों साथ साथ आके और अपना प्रभाव देते हैं। तो इसमें हमने देखा अभी तक कि एक तो हमने पढ़ा इसमें एपिस्टेसिस प्रबलता, और इससे पहले हमने पढ़ा एलिलिक इंटरेक्शन, जो हमने टॉपिक पढ़े इस मेंडल के
अपवाद शो एलिलिक इंटरेक्शन, उसके बाद हमने पढ़ा नो एलिलिक इंटरेक्शन, इसके बाद हमने पढ़ा एपिस्टेसिस, उसके बाद हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन। तो ये सारे मेंडल के अपवाद सूत्र जाने जाते हैं। एलिलिक इंटरेक्शन में हमने पढ़ा डोमिनेंट, वो इनकम्प्लीट डोमिनेंट एंड कोडोमिनेंस, इसके दोनों के हमने पढ़े इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा पढ़ा कोडोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने मिराबिलिस जलापा का एग्जाम्पल लिया था जिसमें फ्लावर कलर पिंक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमने कोडोमिनेंस में हमने पढ़ा कि कोई एनिमल्स हैं जो इनके जो त्वचा के कलर हैं, चूहे की स्किन कलर है, वो हमने एग्जाम्पल लिया था जिसमें कि दोनों स्किनों का कलर, जैसे हमने बैल का लिया था बुल ब्लैक है और गाय वाइट है, तो बछड़े के अंदर दोनों कलर एक साथ प्रकट होते हैं, ब्लैक वाइट स्पॉट पाए जाते हैं, तो वो हमारा कोडोमिनेंस, दोनों प्रभावी कलर प्रभाव देते हैं अपना, वो कोई भी कम नहीं होता है, तो ये प्रभाविता का कोडोमिनेंस नियम कहलाता है। इसके बाद एपिस्टेसिस कि एक जीन में पाए जाने वाला कोई एलील दूसरे जीन में पाए जाने वाले एलील के इफेक्ट को प्रभावित करता है। ऐसा डोमिनेंट एपिस्टेसिस भी और रिसेसिव एपिस्टेसिस भी हो सकता है। डोमिनेंस एपिस्टेसिस का मतलब है कि जो डोमिनेंट पेरेंट है वो इफेक्ट डाले। ऐसा रिसेसिव एपिस्टेसिस जो हो सकता है कि रिसेसिव पेरेंट्स है वो इफेक्ट डाले, तो रिसेसिव जो जीन है वो आए तो वो प्रभाव प्रकट होते हैं, और यदि डोमिनेंस जीन आए तो वो प्रभाव प्रकट होते हैं। उसके बाद में हमने ये देखा कॉम्प्लीमेंट्री जीन, और कॉम्प्लीमेंट्री जीन में हमने देखा कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन जिसमें कि कोई कैरेक्टर प्रकट होने के लिए दो जीन का, दो एलील का साथ में होना जरूरी है, यदि वो साथ नहीं होते हैं तो फिर कलर प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, दो साथ होते हैं तो कलर प्रोड्यूस हो पाता है। इसमें हमने एग्जाम्पल पहले भी दूसरा पढ़ा था हमने कि मटर के पुष्पों का रंग पढ़ा था हमने, जिसमें कि सफ़ेद पुष्प और कैपिटल सी होता है वो सफ़ेद पुष्प बनाता है, और कैपिटल पी अलग होता है तो वो भी सफ़ेद फूल बनाता है। लेकिन दोनों यदि ये जीन्स दोनों एलील साथ में आते हैं तो तब कलर रंगीन हो जाता है, इस पुष्प का रंग रंगीन हो जाता है। वो एंथोसायनिन की वजह से होता है, जो कि सी जीन है वो ए जीन को, सी जीन है वो पी जीन को एक्टिव करता है, और पी जीन है वो सी जीन को एक्टिव करता है, और सी जीन है वो एंथोसायनिन एक्टिव करके एंथोसायनिन बन के और कलर देता है, एंथोसायनिन से कलर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर ये है कि दोनों जीन काम कर रहे हैं तो रिजल्ट आ रहा है। मटर के पौधे में पुष्प के रंग पर हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद कैप्सुला के फूलों पर हमने एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें हमने रेशियो 15 और 1 का प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर ये केवल एक भी, दोनों में से एक भी होता है, कैपिटल ए हो या कैपिटल बी हो, एक भी होता है, तो यह है त्रिभुज फल बना देता है। दोनों साथ साथ रिसेसिव फॉर्म में होते हैं तो ये लड्डूनुमा आकार के फल बनाते हैं। जबकि चावल की पत्तियों में कैपिटल आई है वो वैसे अपना कलर कुछ भी शो नहीं करता है, लेकिन यदि ये किसी के साथ पी के साथ में होता है या स्मॉल पी के साथ में होता है तो हरा कलर बना देता है। मतलब आई का खुद का अपना कोई कलर नहीं है, पी अपना कलर बनाता है, वो है इसका नीला कलर, लेकिन आई का कोई कलर नहीं है। लेकिन ये डोमिनेंस अवस्था में यदि पी के साथ में होता है, कहीं भी होता है, तो यह हरा कर देता है, मतलब कलर नहीं बनने देता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें 13 और 3 का रेशियो प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमारी जो ये इनहेरिटेंस है सिंगल एलिलिज्म
इफेक्ट जिसको कहते हैं, तो वो यहाँ पर जो मेंडल आनुवांशिक है, मेंडल इनहेरिटेंस है, वो यहाँ कंप्लीट होती है। इसमें एक और बचता है मल्टीपल एलेलिज्म, जिसको हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहते हैं। अभी तक की जितनी पढ़ी हमने क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस पढ़ा। क्वालिटेटिव मीन्स क्या होता है कि एक एलील का इफेक्ट, क्वालिटेटिव। लेकिन क्वांटिटेटिव का मतलब है कि बहुत सारे एलील हैं जो एक इफेक्ट दे रहे हैं, वो क्वांटिटेटिव इफेक्ट कहलाता है। तो क्वांटिटेटिव इफेक्ट मीन्स क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, और क्वालिटेटिव मीन्स एक एलील का कैरेक्टर स्पेसिफिक इफेक्ट, वो होता है क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, जिसके अंडर में हमने मेंडल्स के तीनों नियम पढ़े, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ये जो एपिस्टेसिस, लिंकेज और एलोस्टेरिक इंटरेक्शन, नॉन एलोस्टेरिक इंटरेक्शंस, एपिस्टेसिस एंड कॉम्प्लीमेंट्री जीन, ये सब क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल हैं। अब हम नेक्स्ट क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस में एंटर करते हैं, जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ते हैं बहुविकल्पिता की परिभाषा। बहुविकल्पिता, मल्टीपल जीन इफेक्ट, मल्टीपल एलेलिज्म। तो अब हमारा मल्टीपल एलेलिज्म टॉपिक है, मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म, मल्टीपल एलेलिज्म जिसको कहते हैं बहुविकल्पिता, बहुविकल्पिता, बहुविकल्पिता। बहुविकल्पिता, इसमें कहते हैं मल्टीपल एलेलिज्म, एक से ज्यादा एलील प्रेजेंट हो और कोई लक्षण प्रकट कर रहे हो, मल्टीपल एलेलिज्म। हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे जीनों के बारे में पढ़ रहे हैं, अब हम एक साथ किसी एक लक्षण के लिए, तो प्रभावी जीन के साथ जब एक से अधिक विकल्पी जीन उपस्थित होते हैं तो यह बहुविकल्पिता कहलाती है। प्रभावी जीन के साथ मतलब कोई प्रभाव देने के लिए, कोई प्रभावी जीन के साथ यदि कोई और भी लोग और भी जीन साथ में होते हैं तो वो मल्टीपल एलेलिज्म, बहुविकल्पिता कहलाता है। इसका मतलब हम कहते हैं, जैसे मान लो कि हम कहें कि 4 लोग किसी एक मुर्दे को उठा के ले जा सकते हैं, ठीक है, एक तो नहीं ले जा सकता, इसका मतलब 4 जीनों का एक इफेक्ट, एक रोल प्ले हुआ, वो उसको उठा के ले जाना हुआ शमशान तक। 4 लोग लेके जा सकते हैं, तो 4 जीन का एक साथ इफेक्ट क्या हुआ, तो 5 लोग उठा के लेके जा रहे हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक एलील से नहीं, एक से अधिक एलील के द्वारा वो संरक्षित होते हैं, एक से अधिक एलील के द्वारा हम कंट्रोल किए जाते हैं। तो मल्टीपल एलेलिज्म इफेक्ट क्योज बाई मल्टीपल एलील्स, दोज कंट्रोल ए सिंगल कैरेक्टर्स। सो हम कह सकते हैं कि मल्टीपल एलेलिज्म में एक प्रभावी जीन के साथ बहुत सारे एलील प्रेजेंट होते हैं। तो मेंडल के नियमों से सिद्ध होता है कि प्राणियों में लक्षणों का निर्धारण केवल एक जीन के द्वारा होता है और प्रत्येक जीन के लिए 2 युग्म विकल्पी होते हैं, ठीक है। मेंडल के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि लक्षणों का निर्धारण किसी जीन के द्वारा होता है और किसी जीन में 2 युग्म विकल्पी प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से वो युग्मक निर्माण करते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। जैसे हमने युग्म विकल्पी के रूप में देखा था, जैसे मटर का लंबापन, मटर के पौधे की लंबाई। अब मटर के पौधे की लंबाई ये एक जीन है और इसके 2 युग्म विकल्पी हैं, ठीक है। तो ये मेंडल की आनुवांशिकी थी। लेकिन 3, 4 या अधिक युग्म विकल्पी
एक साथ प्रेजेंट हो और कोई कैरेक्टर को हैंडल करें तो यह मल्टीपल एलिलिज्म कहलाती है, जिसमें जो सामान्य जीन को प्रभावी सदस्य में उत्परिवर्तन के फलस्वरूप विकसित हो या सजातीय गुणसूत्र में उसी विस्तर लोकस पर उपस्थित हों, बहुविकल्पी श्रृंखला कहलाती है। हम कह रहे हैं कि यदि ये जीन, एक जीन में दो एलील प्रेजेंट हैं, क्योंकि ये मेंडल वाली आनुवंशिकी है, लेकिन हम कहते हैं कि यदि मान लो कि एक क्रोमोसोम पर एक से ज़्यादा जीन प्रेजेंट हो और वो कोई कैरेक्टर प्रेजेंट एक कैरेक्टर को हैंडल कर रहे हो, तो यह मल्टीपल एलिलिज्म कहलाता है। तो इसमें श्रृंखलात्मक मल्टीपल एलिलिज्म कहलाता है, जैसे कि इसमें उत्परिवर्तन, एक कैरेक्टर है उत्परिवर्तन मीन्स किसी जीन में चेंज आ रहा है। अब वो म्यूटेशन के द्वारा आ सकता है, रिकॉम्बिनेशन द्वारा आ सकता है, या फिर इसके डिलीशन के द्वारा भी आ सकता है, और इसमें वृद्धि के द्वारा भी आ सकता है, इसमें बढ़ जाए, सीक्वेंस बढ़ जाए तो वो भी आ सकता है, डुप्लीकेशन के द्वारा भी आ सकता है। तो ये जो सारे इफेक्ट हैं उत्परिवर्तन एक कैरेक्टर है जिसमें बहुत सारे जीन बहुत सारे इफेक्ट रोल प्ले करते हैं, तो ये श्रृंखलात्मक मल्टीपल एलिलिज्म भी कहलाता है, जिसे मल्टीपल एलिलिक सीरीज कहते हैं। तो बहुविकल्पियों के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, बहुविकल्पियों के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, बहुविकल्पी जो होते हैं उनके गुण क्या होते हैं। पहला लिखेंगे फर्स्ट एक गुणसूत्र पर युग्म विकल्पी में से केवल एक सदस्य ही स्थित होता है, क्योंकि बहुविकल्पी सजातीय गुणसूत्रों पर एक ही लोकस पर स्थित होते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक गुणसूत्र पर युग्म विकल्पी में से केवल एक ही विकल्प उपस्थित होता है, क्योंकि बहुविकल्पी सजातीय गुणसूत्रों पर एक ही विस्तर पर स्थित होते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने बात की कि मेंडल के अकॉर्डिंग एक जीन पर एक लोकस होता है जिसमें दो युग्म विकल्पी उपस्थित होते हैं। इनमें क्या होता है मल्टीपल में कि एक गुणसूत्र पर एक लोकस प्रेजेंट होता है, एवं उसमें एक युग्म विकल्पी उपस्थित होता है। ठीक है, मतलब क्योंकि इसका दूसरा विकल्प तो दूसरे क्रोमोसोम पर हो सकता है, दूसरे जीन पर हो सकता है, दूसरे और कहीं पर हो सकता है। तो यहाँ पर सेंट्रोमेर के इधर हो सकता है, सेंट्रोमेर के उधर ऊपर हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक लोकस में एक युग्म विकल्प ही प्रेजेंट होता है। दूसरा, हैप्लॉइड गैमेट्स में एक ही गुणसूत्र होने के कारण केवल एक ही सदस्य उपस्थित होता है। तो हैप्लॉइड जो जीन होते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स में केवल एक युग्म विकल्पी उपस्थित होता है, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में जो मियोसिस होती है, मियोसिस में क्या होता है कि एक जीन के दो युग्म विकल्पी होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। अतः गैमेट्स में क्या होता है कि एक हैप्लॉइड होता है गैमेट्स, और हैप्लॉइड में एक युग्म विकल्पी उपस्थित होगा, एक युग्म विकल्पी तो दूसरे में चला गया। अतः यहाँ पर हैप्लॉइड गैमेट्स में भी एक युग्म विकल्पी उपस्थित होता है।
तीसरा है डिप्लॉइड सेल में दो गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, अतः इनमें बहुविकल्पी के कोई भी व केवल दो सदस्य उपस्थित होते हैं। मतलब हम कह रहे हैं डिप्लॉइड सेल में एक जीन के दो युग्मविकल्पी दोनों गुणसूत्रों पर उपस्थित हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर डिप्लॉइड सेल का मतलब है कि डिप्लॉइड दो क्रोमोसोम होंगे। तो एक जीन यहाँ पर है, एक लोकस यहाँ पर, एक जीन का एक युग्मविकल्पी यहाँ पर है, तो दो हो सकते हैं और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो डिप्लॉइड सेल की बात करें हम तो दोनों दो लोकस हो सकते हैं, दो से ज्यादा लोकस हो सकते हैं और वहां पर युग्मविकल्पी जीन युग्मविकल्पी उपस्थित हो सकते हैं। फोर्थ है बहुविकल्पी एक ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं पर हर एक का प्रभाव अलग अलग होता है। बहुविकल्पी में क्या होता है, मल्टीपल एलील्स में बहुविकल्पी में क्या होता है कि बहुत सारे जीन मिलके एक लक्षण को प्रकट करते हैं। में बहुत से विकल्पी मिलकर एक लक्षण को प्रकट करते हैं, लेकिन उनके स्वयं के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि मल्टीपल एलील्स में बहुत से विकल्प भी मिलकर एक लक्षण को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सबके लक्षण एक ही हैं। वो किसी का कैरेक्टर कुछ है, कुछ का किसी का कुछ कैरेक्टर है, सारे मिलके कोई एक कैरेक्टर देते हैं अलग से। तो ये मल्टीपल एलील्स में है ऐसा। उसके बाद 5 है इसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया अनुपस्थित होती है। क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है इनमें, क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होता है। क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट होता है, इसका मतलब यहाँ पर जीन विनिमय नहीं पाया जाता है। जीन विनिमय होने से तो क्या होता है कि यहाँ पर कुछ क्रोमोसोम पर हाइब्रिडाइजेशन, मतलब एक क्रोमोसोम के कैरेक्टर दूसरे पर, दूसरे क्रोमोसोम के कैरेक्टर तीसरे पर चले जाते हैं। रिकॉम्बिनेशन होता है, जो क्रॉसिंग ओवर होता है रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होती है। तो इसमें हम रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस नहीं कह सकते, क्योंकि ये जरूरी नहीं है समजात गुणसूत्र हों। विषमजात गुणसूत्रों पर यदि कोई दो विकल्प प्रेजेंट हैं तो जरूरी नहीं है कि उनमें क्रॉसिंग ओवर हो, वो उस पर आ जाए, ऐसा नहीं है। वो किसी भी क्रोमोसोम पर 1 to 23 1 से 23 क्रोमोसोम पर किसी पर भी पाया जाए और वो आपस में मिलके और एक लक्षण को प्रकट करें तो ये मल्टीपल एलीलिज्म कहलाता है। तो ऐसे में क्रॉसिंग ओवर उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। क्रॉसिंग ओवर तो समयुग्मजी जो समान गुणसूत्र होते हैं, समजात गुणसूत्र होते हैं, उनमें होता है। तो यहाँ पर तो अलग अलग क्रोमोसोम पर विकल्प पाए जा सकते हैं और उनमें क्रॉसिंग ओवर होना कोई जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। ठीक है, इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। और 6 है एक ही लक्षण के बहुविकल्पी एक दूसरे के लिए प्रभावी व अप्रभावी हो सकते हैं। एक लक्षण के लिए विकल्पी, मान लो एक लक्षण 7 लिखेंगे हम, एक लक्षण के विकल्पी किसी एक लक्षण के लिए हो सकते हैं, परंतु आपस में
प्रभावी एवं अप्रभावी गुण प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या कह रहे हैं, एक लक्षण के विकल्प भी किसी एक लक्षण के लिए हो सकते हैं, परंतु आपस में प्रभावी एवं अप्रभावी गुण प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक कैरेक्टर को प्रदर्शित करने वाले बहुत सारे जीन होते हैं, तो वो मिलके एक लक्षण तो प्रकट कर सकते हैं, लेकिन आपस में भी उनका इंटरेक्शन हो सकता है कि जैसे बुद्धि के लिए हमारे 25 जीन प्रभावी होते हैं, तो वो आपस में जैसे मान लो कि वो उसके टच हो रहा है, वो उसके टच हो रहा है, तो आपस में कुछ रिएक्शन कर रहे हैं, हो सकता है इंटरेक्शन कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं, तब जाके कोई कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, लेकिन उनका आपस में ये जो प्रभावी और अप्रभावी गुण हैं ये प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद में है बहुविकल्पी मेंडल के नियमों का पूर्ण अनुसरण नहीं करते हैं। मल्टीपल जो एलिज्म है वो मेंडल के नियमों का पूर्ण रूप से अनुकरण नहीं करते हैं। ये भी एक लास्ट ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि मेंडल ने कहा कि टी और टी स्मॉल टी को क्रॉस कराने पर ये टी आता है, कैपिटल टी, ये सारे लंबे होते हैं, ठीक है। लेकिन मल्टीपल एलिज्म हम कहते हैं जैसे 10 मीटर का प्लांट है, ये 2 मीटर का प्लांट है, तो ये यहाँ पर आके और 6 मीटर का होता है। अब इसे हम क्या कहेंगे, लंबा कहेंगे या छोटा कहेंगे, इसमें कहेंगे बीच का कहेंगे, क्योंकि ये मल्टीपल एलिज्म शो करता है। तो मल्टीपल एलिज्म इट्स नॉट नेसेसरी टू फॉलो द मेंडल्स रूल। तो इसमें मेंडल्स के नियमों को फॉलो करें मल्टीपल एलिज्म, ऐसा नहीं है। मल्टीपल एलिज्म बिना मेंडल के रूल को फॉलो किए भी हम पढ़ सकते हैं और ये इस तरह से प्रभाव दर्शाती है। तो इसमें हमने बहुविकल्पिता की परिभाषा, डेफिनेशन पढ़ी बहुविकल्पिता की, और बहुविकल्पिता के मल्टीपल एलिज्म के कैरेक्टर पढ़े, गुण पढ़े, जो कि नॉर्मल इनहेरिटेंस और ये जो मल्टीपल एलिज्म है उसमें दोनों में डिफरेंस है। एक तो सिंगल एलिज्म जो मेंडल के अकॉर्डिंग मानी जाती है, एक ये मल्टीपल एलिज्म है जो कि अलग से उसके अपवाद के रूप में जानी जाती है। मल्टीपल एलिज्म का जो मुख्य एग्जाम्पल है वो हम पढ़ते हैं। मल्टीपल एलिज्म के जो एग्जाम्पल हैं यहाँ पर लिख लिए होंगे, इसे 7 कैरेक्टर लिख लिए। इसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। जंतुओं में बहुविकल्पिता के उदाहरण, जंतुओं में बहुविकल्पिता के उदाहरण, ठीक है। एग्जाम्पल, तो इसमें पहला एग्जाम्पल है मनुष्य में रक्त समूह। फर्स्ट एग्जाम्पल है मनुष्य में रक्त समूह, ब्लड ग्रुप इन मैन। ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। तो ब्लड ग्रुप हम जानते हैं, ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, ए बी एंड ओ। तो दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि मनुष्य के दुर्घटनाग्रस्त होने पर हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप टेस्ट करना पड़ेगा, कौन सा ब्लड चढ़ेगा, इससे कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ेगा। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, ब्लड निकल गया उसका, हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो सबसे पहले उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट किया जाता है कि इसका ब्लड कैसा है। यदि इसको खून की ज़रूरत पड़ रही है तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप देखते हैं, और यदि सेम ब्लड ग्रुप का है तो हम उसको ब्लड दे पाते हैं, अदरवाइज ब्लड नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले हम उसमें पाए जाने वाले जो एंटीजन है, एंटीबॉडी है, उसके बेस पर जो ब्लड ग्रुप है वो डिफरेंट प्रकार का होता है। अब हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं। ब्लड ग्रुप, फिर एंटीजन प्रेजेंट, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है उनमें,
एंटीजन प्रेजेंट और एंटीबॉडी फॉर एंटीजन, और एंटीबॉडी कौन सी होती है फॉर एंटीजन। एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम फर्स्ट लिख देंगे ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए के अंदर ए एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए में ए एंटीजन पाया जाता है और अल्फा एंटीबॉडी पाई जाती है इसमें, अल्फा, ठीक है, अल्फा एंटीबॉडी पाई जाती है। ये अगेंस्ट में बी एंड ओ। इसके बाद दूसरा है बी ब्लड ग्रुप जिसमें बी एंटीजन पाया जाएगा और बी में बीटा एंटीबॉडी, और यहाँ पर ए के अगेंस्ट में और या ओ के अगेंस्ट में, ठीक है। मतलब ये जो एंटीबॉडी है वो बी एंटीबॉडी है, जो बी एंटीबॉडी है वो बी ब्लड ग्रुप वाले पर्सन में पाई जाएगी। बी एंटीजन इसके अंदर प्रेजेंट है तो बी बीटा एंटीबॉडी इसके अंदर प्रेजेंट होगी जो अगेंस्ट में जाएगी ए की। तीसरा है ए बी, ए और बी है जिसमें ए और बी, ए एंड बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं और यहाँ पर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, एंटीबॉडी पाई नहीं जाएगी, ठीक है। ए के अंदर अल्फा एंटीबॉडी पाई जाती है, बी के अंदर बीटा एंटीबॉडी पाई जाती है और एंटीजन दोनों ए और बी एंटीजन प्रेजेंट है ए बी के अंदर, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर दोनों पाए जाते हैं, इसलिए दोनों की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है इसमें। यदि पाई जाती तो फिर दिक्कत हो जाती। और इसमें एंटीबॉडी जैसे अल्फा एंड बीटा ये एंटीबॉडी प्रेजेंट हो ऐसा ब्लड ग्रुप O होगा, और इसमें ये दोनों नॉन होंगी, ये दोनों नहीं पाई जाएगी और इसमें ऐसा ब्लड ग्रुप O कहलाएगा जो कि हमारा 4th नंबर है। O ब्लड ग्रुप जिसके अंदर एंटीजन A और B नहीं पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी अल्फा एंड बीटा पाई जाती है। तो एंटीबॉडी पाई जाती हैं जो कि रोग के प्रति लड़ने की क्षमता देती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो O ग्रुप है वो तो कहलाता है यूनिवर्सल डोनर, और A एंड B ब्लड ग्रुप है वो कहलाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर एंड यूनिवर्सल डोनर। तो इस प्रकार से मनुष्य में यह बहुविकल्पता मल्टीपल एलिलिज्म का एक एग्जाम्पल है जिसमें ब्लड ग्रुप ए बी पाया जाता है, लेकिन यदि ए और बी भी पाया जाता है तो ए बी ब्लड ग्रुप नया बन जाता है जिसमें एंटीजन दोनों पाए जाते हैं और एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। और ये दोनों ही एंटीजन नहीं पाए जाते हैं तो ये ए बी ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी पाई जाती है, तो जिसमें एंटीजन नहीं पाए जाते। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होती है? एंटीजन ऐसी प्रोटीन जो किसी दूसरे जीव में जाके और उसके एलर्जी का काम करे और उसको अगेंस्ट इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट काम करे, वो एंटीजन कहलाता है। एंटीबॉडी हमारे इम्यून सिस्टम की वो सेल जो कि हमें डिजीज के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है, या वो प्रोटीन जो कहलाती है वो एंटीबॉडी कहलाती है। एंटीबॉडी आपने IgG, IgA, IgB, IgM, IgE, IgD वो पढ़ी होगी। इम्यूनोग्लोबुलिन गम डी है ना जी, जैसे IgG, A, M, D, इस तरह से ये 5 एंटीबॉडी पाई जाती है। अब हम देखेंगे फादर जो ये जो ब्लड ग्रुप है इसमें हम देखेंगे फादर है और
और उसका ए टाइप है, उसका ब्लड ग्रुप है ए टाइप, ए टाइप फादर है और मदर है ओ टाइप। ठीक, तो यहाँ पर आई ए आई जीरो ये हो सकता है इसका, और यहाँ पर आई जीरो और आई जीरो ये होगा। ये फादर और ये मदर, इसका ब्लड ग्रुप इस तरह का है, तो बच्चा कैसा होगा हम ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि जैसे ये दो इसके युग्म विकल्प हैं, आई ए और आई जीरो, इसका दोनों का एक ही होगा आई जीरो, तो यहाँ पर आई ए और आई जीरो एवं आई जीरो, इसका मतलब 50% जो बच्चे होंगे वो ओ ब्लड ग्रुप वाले होंगे और 50% बच्चे हैं वो ए ब्लड ग्रुप वाले होंगे। तो यदि एक मदर एंड फादर दोनों में से एक यदि ए टाइप का है और एक मदर है जो ओ टाइप ब्लड ग्रुप की है, तो 50% चांस है कि ए ब्लड ग्रुप वाले होंगे और 50% चांस है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले बच्चे पैदा होंगे। और यदि किसी प्रोजेनी में फादर जो है, अगर पिता का रक्त समूह ए है व माता का ओ है, तो रक्त समूह यदि पिता का ब्लड ग्रुप, फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप ओ है, जीन आई इस रक्त समूह ए बी सीरीज को नियंत्रित करता है। इसके वैकल्पिक रूप होते हैं जैसे कि आई ए, आई बी, आई जीरो और आई आई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये युग्म विकल्प है, ये हो सकता है आई ए हो और आई जीरो हो, ऐसा हो सकता है। मदर है तो ये आई जीरो और आई जीरो होगी। तो इसी में यदि हम ऐड करना चाहें तो यहाँ पर युग्म विकल्प भी हो सकते हैं, जो इसे युग्म विकल्प भी कहलाते हैं, युग्म विकल्पी। तो इस युग्म विकल्प में यदि ब्लड ग्रुप ए है किसी का, तो इसमें युग्म विकल्प आई ए आई जीरो ये हो सकता है, या आई ए और आई ए हो सकता है, तब भी ये ब्लड ग्रुप ए होगा। ठीक है, बी में क्या होगा, ऐसे आई बी आई जीरो या फिर आई बी और आई बी ऐसा हो सकता है। ए बी में क्या होगा कि आई ए और आई बी ये होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ओ में क्या होगा कि यहाँ पर आई जीरो और आई जीरो ये होगा। तो ये युग्म विकल्प हैं जहाँ पर कि इस तरह के युग्म निर्माण होता है। यहाँ पर कि हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात करें तो हम इन विकल्पों के बारे में बात करेंगे कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो इस तरह का ब्लड ग्रुप हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है, और किसी का इस तरह का है तो इस तरह का हो सकता है। बी भी ब्लड ग्रुप ऐसा होता है, तो लेकिन ओ एवं ए में ए बी और ये एक यूनिक है, ये ऐसे ही होंगे। अब हम कह सकते हैं कि जैसे कि मान लो कोई फादर है, उसका ब्लड ग्रुप आई जीरो आई ए है, और मदर है उसका ब्लड ग्रुप आई जीरो और आई बी है, तो इसकी प्रोजेनी क्या होंगी, तो ये हम चेकर बोर्ड से बना सकते हैं कि इसकी प्रोजेनी क्या होंगी, ये आई जीरो ये आई बी, यहाँ पर आई जीरो और ये आई ए, तो यहाँ पर आई जीरो आई जीरो आई बी और आई जीरो आई ए और आई जीरो आई ए और आई बी। इसका मतलब यहाँ पर ए बी बराबर 25%, आई ए ब्लड ग्रुप बराबर 25% और बी ब्लड ग्रुप बराबर 25% और ओ ब्लड ग्रुप बराबर 25%। तो इस तरह से एक माता और एक पिता, यदि ब्लड ग्रुप ए है फादर का जो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है वो भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, तो फिर हम उसका यदि पेरेंटल यदि उसकी प्रोजेनी को देखें, प्रोजेनी का जो इसका टाइप देखें, तो युग्म विकल्प जो टाइप है वो देखेंगे तो ए बी है 25%, ए है 25%, बी 25% और 25% की प्रोजेनी प्राप्त हो सकती है। अतः ब्लड ग्रुप
कैसा है वो भी डिपेंड करता है। कुछ इसमें हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप में हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि कोई प्रोजेनी कैसे ब्लड ग्रुप की होगी, या किसी में एंटीजन एंटीबॉडी अलग अलग होंगे तो वो इंटरेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बहुत सारे ऐसे हैं कि मनुष्यों में रक्त समूह के अध्ययन के लिए बहुत सारे महत्व होते हैं। रक्त बदलना, किसी में रक्त देना है, ट्रांसफ्यूजन करना है, किसी में सही माता पिता मालूम करने होते हैं, खरगोश में त्वचा का रंग देखते हैं, या एल्बिनो प्रकार का, फूल मक्खी में नेत्र का रंग। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिसके द्वारा हम ब्लड ग्रुप से भी टेस्ट कर सकते हैं। मतलब पहला यदि हम ब्लड ग्रुप देना चाहते हैं किसी को भी, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किसका वो ब्लड ग्रुप ले सकता है, क्योंकि यदि वो ब्लड ग्रुप अलग ब्लड ग्रुप का किसी को ब्लड दिया तो वो एंटीबॉडी है जो इसकी, ये एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में इंटरेक्शन कर जाएंगे और यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। अतः इसमें भी इसका उपयोग होता है। दूसरा है कि एक्चुअल माता पिता का भी पता किया जा सकता है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसा है, तो माता पिता कैसे हो सकते हैं, एक सपोज किया जा सकता है। उसके बाद में तो आजकल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ गई, जिसके बेस पर हम एग्जैक्ट माता पिता का पता लगा सकते हैं। इसके बाद मानव विज्ञान में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि मनुष्य की जातियों की उत्पत्ति मालूम करने में रुधिर वर्ग का उपयोग किया जाता है। मनुष्यों की जो जातियां हैं, कौन कौन सी जाति में कौन कौन से ब्लड ग्रुप ज़्यादा पाए जाते हैं, इस तरह का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये मानव विज्ञान में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, जो कि हमने बहुत सारे जीन लेके और कोई एक लक्षण प्रकट करे। मल्टीपल एलेलिज्म में भी ऐसा ही है, लेकिन ये एक क्या कहते हैं हम इसको कि क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस कहलाती है, जिसमें कि क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं हम। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और इसके लिए हमें एक बार इसको देख लेना चाहिए कि कौन कौन से हमने मेंडल के रूल्स पढ़े। तो इस चैप्टर को पूरी तरह से रिवाइज कर लेना, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे तक काम आता है। इसमें कि हमने मेंडल के तीनों नियम पढ़े, डोमिनेंस रूल्स, सेग्रीगेशन रूल एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट रूल्स। उसके बाद में मेंडल के अपवाद पढ़े, जिसमें हमने एलेलिक इंटरेक्शन पढ़ा, जिसमें हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस पढ़ा। उसके बाद हमने नॉन एलेलिक इंटरेक्शन पढ़ा, जिसमें हमने ब्लड ग्रुप भी देखा था। उसके बाद में हमने एपिस्टेसिस पढ़ा, एपिस्टेसिस में डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस पढ़ी, जिसके अंदर कि एक जीन किसी दूसरे जीन के लक्षणों को प्रभावित करता है। यहाँ पर प्रभावी लक्षण भी किसी दूसरे जीन के लक्षणों को प्रकट कर सकते हैं, या रिसेसिव जीन वाले युग्म विकल्पी भी किसी दूसरे जीन के लक्षणों को युग्म विकल्पी को प्रभावित कर सकते हैं। तो रिसेसिव एपिस्टेसिस एंड डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ये भी दोनों हमने पढ़े। इसके बाद में हमने पढ़ा कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन, कि एक जीन प्रेजेंट है तो भी काम हो जाता है, दूसरा जीन है तो भी काम हो जाता है, दोनों है तब भी काम हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इफेक्ट। और इसके बाद में हमारा ये जो है मल्टीपल जीन इफेक्ट, मल्टीपल एलेलिज्म, जहाँ पर कि पहले हमने एक एलील की बात की थी। मल्टीपल एलील मीन्स एक जीन है लेकिन उसके एलील अलग अलग हैं, जहाँ पर कि ए एंड बी दो जीन अलग अलग हैं, लेकिन दोनों जीन एक साथ होने से ए एंड बी तीसरा जीन प्रोड्यूस होता है, ब्लड ग्रुप इसका मेन एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हमारी ये क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस कंप्लीट होती है। इसके बाद हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।